हाँ तो प्यारे बच्चों, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाई आर विश्व में। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संधारित्र तथा परावैद्युत। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हमको पढ़ना है संधारित्र तथा परावैद्युत। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है संधारित्र तथा परावैद्युत संधारित्र तथा परावैद्युत। तो आइए आज चैप्टर में सबसे पहले पढ़ेंगे पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थ जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है चालक। क्या होता है? चालक। तो चालक कहते किसको है? तो ऐसे पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए उनको चालक कहते हैं। ठीक है, चालक क्या होता है? वे पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए। ठीक है, उनको क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। जैसे आपका कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, पीतल हो गया, तांबा तो जस्ता हो गया, जड़न। ठीक है, तो ये सारे पदार्थ कौन से पदार्थ हैं आपके? ये सारे के सारे आपके हैं चालक पदार्थ। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है उसे क्या कहते हैं? चालक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, दूसरा है विद्युत रोधी पदार्थ। विद्युत रोधी पदार्थ, तो ये विद्युत रोधी पदार्थ क्या होता है? ठीक है, इस पदार्थ को बोलते हैं परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, या इसको जो है अचालक भी बोला जाता है। अचालक भी बोला जाता है। ठीक है, इंसुलेटेड मटेरियल भी कहते हैं। तो विद्युत रोधी पदार्थ क्या होता है? जो विद्युत को रोक दे, मतलब आवेश के प्रवाह को रोक दे, ऐसे पदार्थ को विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है? परावैद्युत पदार्थ या अचालक। ठीक, तो इनकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी? वे पदार्थ जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। वे पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है क्या कहलाते हैं आपके? विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, अचालक पदार्थ कहलाते हैं ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है। विद्युत रोधी पदार्थ या अचालक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक अपना वैद्युत धारिता और इसकी अभिधारणा। क्या पढ़ना आपको? वैद्युत धारिता। ठीक, देखिए वैद्युत धारिता है क्या? वैद्युत धारिता है क्या? ठीक है, तो किसी चालक पदार्थ के या किसी भी पदार्थ के आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसी क्षमता को उसकी धारिता कहते हैं। ठीक, जैसे कोई बर्तन है तो उस बर्तन में आप कितना पदार्थ रख सकते हो, उसका जो आयतन होता है उसको धारिता कहते हैं। जैसे कहते हैं 1 लीटर का है ये पात्र है, 2 लीटर का है, तो उसमें मतलब वो कितना पदार्थ ग्रहण कर सकता है, कितना रखा जा सकता है उसमें। ठीक है, कितना वस्तु, कितने पदार्थ को हम संचित कर सकते हैं उसमें, उसी की क्षमता को क्या बोलते हैं? धारिता कहते हैं। तो चालकों की धारिता, चालकों में या कोई भी पदार्थ उसमें वैद्युत आवेश रखेंगे तो वैद्युत आवेश जितना रख सके उस पदार्थ में वही उसकी क्या हो जाएगी? धारिता हो जाएगी। ठीक है, तो वैद्युत धारिता क्या है? तो किसी पदार्थ के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को, किसी पदार्थ के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को उस पदार्थ की वैद्युत धारिता कहते हैं। उस पदार्थ की वैद्युत धारिता कहते हैं।
है। ठीक है, किसी पदार्थ के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को उस पदार्थ की धारिता कहते हैं। इसे किससे लिखते हैं? तो इसे C से प्रदर्शित करते हैं, C से प्रदर्शित करते हैं, करते हैं। ठीक, तो किसी चालक पदार्थ के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को उसकी क्या बोलते हैं? धारिता कहते हैं। और इसको किससे लिखते हैं? C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब कोई पदार्थ आवेश कितना ग्रहण करेगा, ये बात किस पर डिपेंड करती है? जैसे बैटरी है, चार्ज करना है, कितना वोल्ट चार्ज हो, कितना आवेश उसमें स्टोरेज होगा, ये किस पर डिपेंड करता है? वो देने वाले स्रोत के विभव पर डिपेंड करता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल समझाते हैं। बचपन में हमने भी ये खेल खेला भी, हो सकता है खेले होंगे। ठीक है, दो बाल्टी होती है अपने पास, ऐसे करके दो बाल्टियां हैं। ठीक है, एक बाल्टी में जल भरा, दोनों में थोड़ा सा जल भरे, एक में थोड़ा ज्यादा भरा, एक में थोड़ा सा कम। तो हम क्या करते थे, ऐसे एक पाइप लेते थे, मुंह से पानी खींचते थे और खींच कर छोड़ देते थे। तो क्या होता था कि जिस बाल्टी में पानी का तल ऊंचा है, उस बाल्टी से पानी जाने लगता था नीचे तल वाले में, और तब तक पानी का ट्रांसमिशन होता रहता था जब तक है कि दोनों बाल्टियों में या दोनों पात्रों में पानी का जो सतह है वो बराबर ना आ जाए। ठीक है, तो इसमें जैसे पानी की सतह कार्य कर रही है, वैसे अपने इलेक्ट्रिसिटी में वोल्टेज कार्य करता है, विभव कार्य करता है। जैसे इसमें पानी की सतह कार्य कर रहा है, वैसे ही वैद्युत में वोल्टेज कार्य करता है। जो पानी की मात्रा है ना, वो आवेश के जैसे होती है। ये क्या है? आवेश के जैसे होती है। ठीक, तो आवेश सदैव उसी विभव, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ट्रांसमिशन होता है। तो किसी पदार्थ को अगर हमको आवेश देना है, पता करना है वो कितना ग्रहण करेगा, तो वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसको हम किस विभव के द्वारा आवेश दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे जो है इसका फार्मूला कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे इस जैसे इस बाल्टी के द्वारा आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता है, अब जो पानी ग्रहण करने की क्षमता है, वो इस पर डिपेंड करती है तो आने वाली बाल्टी से आ कितना है। ठीक है, और वो बात कितना पानी आएगा वो किस पर डिपेंड करता है? वो इस बात पर डिपेंड करता है कि इसका लेवल कितना ऊंचा है, अर्थात इसके इसमें से कितना आवेश ट्रांसमिशन हो रहा है, वो किस पर डिपेंड करता है? तो इस बात पर डिपेंड करता है कि इसका वोल्टेज कितना ऊंचा है। ठीक है, कितने उच्च विभव से वो आवेश आ रहा है। जितने ऊंचे विभव से आवेश आएगा, उतने ही जो है ज्यादा मात्रा में आवेश दूसरे चालक पर पहुंचेगा। ठीक है, तो किसी चालक के द्वारा आवेश कितना ग्रहण किया जा रहा है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस चालक को जो है किसी दूसरे आवेशित वस्तु के द्वारा कितने वोल्टेज के द्वारा आवेश दिया जा रहा है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं, किसी किसी चालक के आवेश ग्रहण करने की की क्षमता जो है, वो क्षमता स्रोत के, जिस स्रोत से आवेश लिया जा रहा है, स्रोत के विभव के समानुपाती होती है। स्रोत के विभव के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। स्रोत के विभव के कैसी होती है? समानुपाती होती है। ठीक है, तो स्रोत के विभव के समानुपाती होते हैं ना, तो इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि आवेश की मात्रा Q इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज V। Q इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज V। प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक नियतांक लगेगा, तो Q बराबर यहाँ पे नियतांक क्या है? CB। C, जहां C क्या है? चालक की धारिता है, चालक की धारिता है। C क्या है? चालक की धारिता है। ठीक है, तो यहां से C इज इक्वल टू क्या मिलेगा? V गुणे में इधर आएगा भाग में, तो Q अपान क्या मिल जाएगा आपको? V मिल जाएगा। ठीक, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? तो Q ऊपर है तो इसका मात्रक होता है कूलाम, कूलाम, पर V नीचे है ना, तो इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो धारिता का मात्रक हो जाएगा कूलाम पर वोल्ट, या एक कूलाम पर वोल्ट जो होता है वो एक फैरेड के बराबर होता है, इसलिए इसका मात्रक फैरेड भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? फैरेड। और इसकी बीमा क्या हो जाएगी? तो ये बीमा भी देख लेते हैं। बीमा, किसकी बीमा?
धारिता की। तो धारिता की विमा लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आवेश की विमा लिखना पड़ेगा, नीचे विभव की। और V बराबर क्या होता है, W अपान Q। ठीक है, V बराबर क्या होता है, इस सूत्र को थोड़ा सा अगर समराइज करें हम तो C इक्वल टू Q अपान V है। ठीक है, और हमने पढ़ा है V इक्वल टू Q अपान C, सॉरी V इक्वल टू हमने पढ़ा है W अपान Q। ठीक, Q घूम कर ऊपर आ जाएगा तो C इक्वल टू Q स्क्वायर अपान W मिल जाएगा। ठीक है, और यहां से अगर हम इसकी विमा निकालें तो क्या हो जाएगा, C की विमा, धारिता की विमा क्या हो जाएगा, आवेश की विमा का स्क्वायर बटे कार्य की विमा। ठीक है, क्या मिलेगा आपको, आवेश की विमा का स्क्वायर, तो आवेश की विमा क्या होती है, 80 होती है। ठीक है, इनटू इसकी फिर से विमा छोड़ो, इस रहने दो, यहीं से निकाल लेते हैं डायरेक्ट, Q अपान V है ना, तो 80 बटे विभव की विमा नहीं पता हमको, विभव बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय हो, कार्य बटे आवेश की मात्रा होता है। कार्य की विमा क्या होता है, ML2T माइनस 2 होता है। ठीक है, और बटे फिर से आवेश होता है तो बटे 80 हो जाएगा, और 80 घूमकर ऊपर जाएगा तो आपको मिलेगा क्या, A2T2 अपान में ML2T माइनस 2। ठीक है भाई, एक की घात नीचे एक है, घूमकर ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो एक की घात 2 और टी की घात 2 हो जाएगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो m की घात कुछ नहीं, एक है, ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, l की घात 2 है, ऊपर जाएगी तो -2 हो जाएगी। ठीक है, t की घात -2 है, ऊपर जाएगी तो +2, यानी कि t की घात कितना हो जाएगा, 2 पहले से था, 2 और जाएगा तो 4 हो जाएगा, और a की घात 2 पहले से ही है आपके पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा विभव धारिता की विमा M-1 L-2 T4 और A-2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी धारिता की विमा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आइए हम आगे चलते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। हाँ, तो हमको क्या पढ़ना है, विलगित गोलीय चालक की धारिता, विलगित गोलीय चालक की धारिता पढ़नी है हमको। ठीक है, क्या पढ़ना है, विलगित गोलीय चालक की धारिता पढ़नी है। अब विलगित गोलीय चालक का मतलब होता है कि कोई गोलीय चालक है, ठीक है, जिसका केंद्र O है और इसकी रेडियस कितनी है, R है। ठीक, इसकी धारिता पढ़नी है हमको, गोलीय चालक की धारिता। ठीक है, अब होगा क्या, इसके केंद्र से ना इसके पृष्ठ का जो है, इसके केंद्र से इसके पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक बिंदु आरे दूरी पर स्थित होगा, तो इसके पृष्ठ का जो विभव है ना वो समान हो जाएगा। ठीक है, तो सम विभव पृष्ठ कार्य करेगा एक। ठीक, तो अगर हमको इसकी धारिता निकालनी है तो धारिता C इक्वल टू, मैंने बताया ना, Q अपान B होता है, और अगर इस पर आवेश की मात्रा Q है, अगर हमने R त्रिज्या के गोलीय चालक को कितना आवेश दे दिया, Q दे दिया है, तो इसकी धारिता कितनी हो जाएगी, C इक्वल टू Q अपान B, और V कितना होगा Q वोल्टेज देने पर, Q आवेश देने पर, V पता कर लेते हैं सबसे पहले। तो गोलीय चालक का विभव, गोलीय चालक का विभव, तो गोलीय चालक का विभव कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू, जानते हो ना बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव r दूरी पर कितना होता है, 1/4πε0 Q अपान R होता है। ठीक है, अब धारिता निकालेंगे तो गोलीय चालक की धारिता क्या हो जाएगी, गोलीय चालक की धारिता, तो गोलीय चालक की धारिता हो कितनी जाएगी भाई, C इज इक्वल टू Q अपान V होता है ना, तो आपको मिलेगा C इज इक्वल टू, Q कितना है आपका, C इज इक्वल टू Q अपान V होता है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बहुत कम दिख रहा है यार। C इज इक्वल टू Q कितना है, तो Q
अपान वी कितना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर है। ठीक है। अच्छा चलो, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, ई पूरा चतुर्थर्ण है, घूमकर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो सी इज इक्वल टू मिलेगा आपको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर मिल जाएगा। सी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और इसका मात्रक क्या है, इसका मात्रक है फैरड। ठीक है। तो विलगित गोलीय चालक की धारिता कितनी होती है, सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होती है। ठीक। चलिए, और यदि माध्यम का परावैद्युतांक के हो, कौन से माध्यम का, इस गोलीय चालक के भीतर का जो माध्यम है, अगर उसका परावैद्युतांक कितना हो, के हो, तो क्या मिलेगा आपको, C इज इक्वल टू इसकी धारिता हो जाएगी 4 पाई, उसको हम सी के से लिखेंगे, तो सी के इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट के साथ में क्या लग जाएगा, के लग जाएगा, तो सी के इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर हो जाएगा। ठीक। अच्छा चलो, आर हो जाएगा। तो अब इसको अगर हम समीकरण 1 मान लें, और यहां पे जो फार्मूला है के परावैद्युतांक वाले माध्यम के लिए, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक। तो समीकरण 1 में 2 से अगर भाग देंगे तो क्या मिलेगा, क्या करना है आपको, समीकरण 1 में 2 से भाग देना है, तो चलो भाग दे दो। समीकरण 1 में 2 से भाग दे दीजिए, भाग देने पर, तो जब समीकरण 1 में 2 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 1 में सी है, 2 में सी के है, तो सी अपान सी के मिल जाएगा आपको, इज इक्वल टू, एक में क्या है, तो एक में है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और दुई में क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर है। ठीक। तो आर से आर कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, बचा क्या, सी अपान सी के इज इक्वल टू 1 अपान के, क्या बचा, सी अपान सी के इज इक्वल टू 1 अपान के बचा। ठीक है। और तिर्यक गुणा कर दो, तो के का गुणा सी में करोगे तो के सी हो जाएगा, इज इक्वल टू सी के का गुणा 1 में करोगे तो सी के हो जाएगा। ठीक। इसका मतलब क्या है, माध्यम में संधारित्र का जो चालक का परावैद्युतांक सॉरी की धारिता जो है, वो माध्यम में चालक की धारिता जो है वो बाह्य वायु में चालक की धारिता के गुने के बराबर होती है। थोड़ी सी समस्या हो जाती है, बगल में कुछ पागल से चिल्लाने लगते हैं, तो उनको शांत भी करवाना पड़ता है। ठीक है। स्कूल में क्लास में बच्चे चिल्लाते हैं, तो यहाँ पे जब पढ़ा रहे हैं तो यहाँ कुछ पड़ोसी लोग हैं वो चिल्लाने लगते हैं। ठीक है। तो चलिए, अब हम फिर से समझते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देते हैं, आप पूरा दिमाग खराब कर देते हैं। ठीक है। तो चलिए, तो इसको डिफाइंड कैसे करेंगे, हमको इसकी डिफिनीशन बनाना है, तो ध्यान से देखो ये क्या है, तो यह परावैद्युतांक वाले माध्यम में चालक की धारिता। ठीक है। और ये क्या है, तो ये है वायु में चालक की धारिता। ठीक है। तो यहां पे देखिए, तो वायु में चालक की धारिता है, उसका जो के गुना है वो माध्यम में चालक की धारिता के बराबर है, तो इसका मतलब कि माध्यम में चालक की धारिता अधिक होती है और वायु में चालक की धारिता कम हो जाती है। ठीक है। तो इसको हम डिफाइंड कैसे करेंगे, इसकी डिफिनीशन बनाना हो तो इसमें कहेंगे कैसे, माध्यम में चालक की धारिता, माध्यम में चालक की धारिता, माध्यम में चालक की धारिता वायु में चालक की धारिता के गुने के बराबर होती है। माध्यम में चालक की धारिता वायु में चालक की धारिता के गुने के बराबर होती है, बराबर होती है। माध्यम में चालक की धारिता वायु में चालक की धारिता के गुने के बराबर होती है। ठीक। अच्छा, अगर हम इसको चाहें तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, कैसे, थोड़ा सा अगर माध्यम की धारिता परावैद्युतांक का डिफिनीशन निकालना हो तो क्या करेंगे,
ये समीकरण है ना यहाँ पे के सी इज इक्वल टू सी के, तो सी भाग गुणे में उधर जाएगा भाग में, तो के इज इक्वल टू आपको मिलेगा सी के अपान सी, के इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा सी के अपान सी। तो ये जो के है ना ये क्या है परावैद्युतांक है, ठीक है, किसका माध्यम का, जिस माध्यम की बात हो रही है जिसमें जिसकी ये धारिता है उस माध्यम का, ठीक है। तो इसमें जो माध्यम का परावैद्युतांक है, परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक वो माध्यम में धारित चालक की धारिता और वायु में चालक की धारिता के अनुपात के बराबर होता है। तो माध्यम का परावैद्युतांक माध्यम में चालक की धारिता, चालक की धारिता तथा वायु में चालक की धारिता, वायु में चालक की धारिता के अनुपात के बराबर होती है, अनुपात की बराबर होती है, ठीक। माध्यम में, माध्यम का जो परावैद्युतांक है वो माध्यम में चालक की धारिता तथा वायु में चालक की धारिता के अनुपात के बराबर होती है, ठीक। या अगर आपको इसकी डिफिनीशन लिखना है तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, माध्यम में चालक की धारिता तथा वायु में चालक की धारिता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, ठीक है। और ये जो है ना देखो ऊपर भी धारिता नीचे भी धारिता, धारिता का मात्रक बटे धारिता का मात्रक यानी कि फैरेड बटे फैरेड कैंसिल हो जाएगा, तो के का जो मात्रक होता है वो एक मिलेगा, अर्थात ये मात्रकहीन राशि है, ठीक है। तो यह कैसी राशि है, मात्रक विहीन राशि है, राशि है, ये क्या है मात्रक विहीन राशि है, हाँ।